नमस्कार, मैं NYU न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश के हित के लिए, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम लोग रोज आपके सामने आते हैं। आज कोविड-19 के चलते हुए हर आदमी परेशान है और उन्हीं में एक कम्युनिटी है एडवोकेट्स की, लीगल फ्रेटर्निटी की। सबसे ज्यादा परेशानी मैं समझता हूँ एडवोकेट्स को है और एडवोकेट्स हर तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ना तो वो कटोरा लेके सड़क पर भीख मांग सकता है, ना वो किसी से डोनेशन के लिए दर दर जा सकता है और ना ही उसके पास कोई कमाई का जरिया बन पा रहा है और उसे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में भी कोई ऐसा तिलस्म होने वाला है कि कल से ही कोर्ट स्टार्ट हो जाए और उसकी कमाई शुरू हो जाए। तो ऐसे चलते बहुत सारी क्राइसिस हो गई हैं, बहुत सारे दिक्कतें वकीलों के सामने आ रही हैं। हम आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। एक हमारे साथ श्री RN वत्स जी हैं, जो वकीलों के वेलफेयर के लिए मैं समझता हूं बहुत लंबे अरसे से लगे हुए हैं। वो दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और भी कई तरह की पोस्ट उन्होंने अवेल की हैं और उन पर उन्होंने काम किया है। दूसरे हमारे मेहमान नितिन अहलावत जी हैं, जो वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं और पब्लिक ने, वकीलों ने उनको बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ चुना है। ये दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। मैं दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। वत्स जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। वत्स जी आपका स्वागत है इस शो में। नितिन अहलावत जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज बहुत दिन बाद इस चैनल के माध्यम से राम लखन की जो जोड़ी, जो बहुत अरसे से काम करती रही दिल्ली बार एसोसिएशन में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वकीलों के वेलफेयर के लिए, आज हमें खुशी है कि आप ये राम लखन की जोड़ी दोबारा आई है। मैं सीधा वत्स साहब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं और वकील परेशान हैं, तो BCD से आपको क्या अपेक्षाएं हैं और क्या BCD आपकी और आपसे मतलब आम वकीलों की अपेक्षाओं पे खरी उतर रही है? क्या वो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए या इसके अलावा भी वो कुछ कर सकती थी जो उसने नहीं किया? बताएं। देखिए, बार काउंसिल ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वकीलों को, जो ज़रूरतमंद वकील हैं, उनको सहायता दी जाए। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जो फंड है वो कोई ऐसा फंड नहीं होता है कि असीमित फंड हो उनके पास, लेकिन नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो को चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, और वो वकीलों के हित के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं। मेरे साथ वो दिल्ली बार एसोसिएशन के मानद महासचिव भी रहे। उनके माध्यम से उन्होंने कोशिश की और दूसरे मेंबरान ने भी कोशिश की और वकीलों को एक जो सहायता राशि थी वो देने की कोशिश की, लेकिन उस सहायता राशि से वकीलों का कोई बहुत बड़ा कल्याण या एक 5-6 महीने की जो ये बगैर काम की लड़ाई है वो पूरी नहीं हो सकती। सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव अभी तक नहीं बना। सरकार ने दूसरे जो हमारे स्तंभ हैं समाज के, उनके लिए कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे बहुत दुख और खेद है कि सरकार ने वकीलों के लिए किसी प्रकार की सहायता करने की कोशिश नहीं की और ना ही सरकार पर बार काउंसिल ने और जो बार एसोसिएशन है, खासकर दिल्ली बार एसोसिएशन जो हमारी सबसे पुरानी विश्व की बार एसोसिएशन है, उसने तो कोई दबाव नहीं। नितिन जी। जी सर। वत्स साहब कह रहे हैं उन्हें दुख है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली सरकार पर या केंद्र सरकार पर दबाव कोई ऐसा नहीं बनाया जिससे वकीलों के हित की बात की जा सके। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? सर, मैं एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली आपको ये बताना चाहता हूँ कि बार काउंसिल दिल्ली स्टैच्यूटरी बॉडी, एपेक्स बॉडी है वकीलों की, दिल्ली में स्टेट में होती है और वकीलों के वेलफेयर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो हमें निभाना होता है। और मैं अकेला नहीं, हमारे 25 के 25 मेंबर इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये रोल हमें इस वक्त मुसीबत के समय बढ़ चढ़ के इस रोल को पूरा करना है। और आप इस बात का यकीन मानिए कि इस बात को लेके सारी बार काउंसिल बहुत सेंसिटिव है और यही कारण है कि जब हम बार काउंसिल में आए या उससे पहले एसोसिएशंस में रहे,
हम हमेशा देखते रहते थे वकीलों का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और इस मुद्दे के लिए हम सब ने, शर्मा जी आपने भी, और वत्स साहब तो मेरे सीनियर हैं, मेरे अंकल हैं, उन्होंने भी, हम सब लोगों ने बड़ा संघर्ष करा, और उसका फल ये रहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट करे वकीलों के वेलफेयर के लिए, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस है और मेडिकल इंश्योरेंस है। ये एक वकीलों की बहुत बड़ी जीत रही। इसके लिए दिल्ली सरकार 100% एक एप्रिसिएशन की पात्र है। नहीं, लेकिन नितिन जी मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको सर पूरा करता हूँ, आप मेरे को मैं पूरा बताता हूँ आपको। और लेकिन क्या हुआ कि जब बात एसोसिएशन, उन्होंने जब इंश्योरेंस की बात करी तो उन्होंने सिर्फ ये कर दिया बार काउंसिल दिल्ली का मेंबर हो और दिल्ली का वोटर हो, जिसकी वजह से जो हमारे एनसीआर के वकील थे वो कहीं ना छूट गए। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट हमारी हमेशा चलती रहती है, अभी भी कर रहे हैं। हमने दिल्ली में भी इसका जो लीगल साइड है उसका भी देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि इसको हम छोड़ नहीं सकते। हम चाहते हैं बार काउंसिल दिल्ली में, जितने भी बार काउंसिल दिल्ली में एडवोकेट्स हैं उन सबको इस स्कीम का फ़ायदा मिले। नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात उस पर आ रहा हूँ शर्मा जी आपकी। दूसरी बात ये कि बार काउंसिल दिल्ली ने ऐसे दुख के समय में क्या करा, आपका मेन सवाल ये है। उसका सर जवाब ये है कि बार काउंसिल दिल्ली, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारी 25 मेंबर्स की एक बॉडी है, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 22 मार्च के बाद से तो कोर्ट बंद ही है, कोई काम नहीं हो रहा, और हमारे वकील भाई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। और हमने 2 बार फाइनेंशियल हेल्प, हालांकि वो मेरे हिसाब से बहुत कम है, 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से हमने करी। और उन सब लोगों को पहले तो हमने ये कहा कि भाई जो इनकम टैक्स पे है या ये है वो है, कुछ उसमें कंडीशंस लगाई थी, उनको नहीं देंगे, बाकी जिनको ज़रूरत है उनको देंगे। तो जो एप्लीकेशंस आए वो हमने 100% एप्लीकेशंस को ऑनर करा और उन सबको फाइनेंशियल हेल्प दी। उसके बाद हमें ये आया कि भाई सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करने से किसी की ज़रूरत का बारे में नहीं पता चल सकता, या और कोई कंडीशन लगाने से हम किसी की ज़रूरत को इस वक्त जज नहीं कर सकते। और हमें अगर कोई भी वकील भाई ये कहता है कि मुझे ज़रूरत है, तो हमें उसकी वो ज़रूरत को पूरा सच्चाई मानते हुए उसको मदद करनी चाहिए। हमने दोबारा एप्लीकेशंस मांगी, और जितनी भी एप्लीकेशंस आई लगभग हर एप्लीकेंट को वो तो किया, वो तो एडमिट करता है एडवोकेट, हमने दिया। मैं सर और दूसरी बात आ रहा हूँ सर, और आ रहा हूँ। उसके अलावा बार काउंसिल दिल्ली में सर हमारे 2 फंड्स होते हैं। एक एडवोकेट्स वेलफेयर फंड है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी उसमें पैसा आता है, और उसके जो चेयरमैन होते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं सर, और उसमें हमारे बार काउंसिल के 2 मेंबर्स उसमें मेंबर होते हैं। वो भी सर हमारे वेलफेयर के बारे में सोचती है, जो कि एक्स ग्रेशिया फंड जो वकीलों को प्रोवाइड करती है। अगर ये महामारी है, ये तो अलग बात है, महामारी ना भी हो, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो, वो तो सबको पता है, वो चल रहा है। मेरा सवाल दूसरा है कि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास एक वेलफेयर फंड के अलावा और भी तो दूसरे हेड में फंड है? एक हाई कोर्ट के पास बिल्डिंग फंड है, बहुत बड़ा फंड पड़ा है। क्या आज उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? वो बिल्डिंग फंड वेलफेयर में नहीं लग सकता? मैं सर बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं पूरी बात खत्म कर दूँ, आपका उस बात का भी जवाब आ जाएगा। दूसरा हमारा इंडिजेंट और डिसेबिलिटी फंड होता है, उसमें जो आदमी की डेथ हो गई या कोई किसी को ज़रूरत है, उसमें भी हम वो फंड देते हैं। और अभी हमने पीछे जितने भी कोविड से इन्फेक्टेड जो भी या डेथ हो गई या कोई बीमार है, उन सब की एप्लीकेशन मांगी, उसमें लगभग 250 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। वो सारी कोविड से नहीं है, उसमें मेजॉरिटी एप्लीकेशंस तो वैसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए हैं। हम वो सबको देख रहे हैं, उसकी इसी जो कमिंग वीक है उसमें मीटिंग होनी है। और उसके अलावा जो आपने मेरे से पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें सर 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया कि बार काउंसिल अपने मेंबर्स के वेलफेयर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर भगवान ना करे किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, मेरे पास नहीं, वो किसी भी मेंबर के पास कोई भी फ़ोन करता है, तो हम तुरंत उसको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं जिसको ज़रूरत होती है। हम डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में भी पैसे जमा कराते हैं। नितिन जी, इसी बात को लेकर सवाल कर रहा हूँ। नहीं, सुनिए, बहुत समय थोड़ा कम है। मैं इसी बात को लेकर एक सवाल कर रहा हूँ। 22 मार्च
2020 से लेके 22 मार्च जी सर। 2020 से जब से लॉकडाउन सिस्टम स्टार्ट हुआ टिल टुडे, जी सर। क्या जी बार सर। काउंसिल ऑफ दिल्ली ने किसी एडवोकेट को, आप बता सकते हैं कितने एडवोकेट्स को जो कोरोना से पीड़ित थे, हॉस्पिटलाइज थे या उनकी फैमिली के मेंबर हॉस्पिटलाइज थे, उनको कोई फंड दिया? सर आपका मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कोविड की कह रहे हो, मैं कहता हूँ कोविड और नो कोविड, जिस भी आदमी ने मदद मांगी है, देखो एक तो हमें पता होना चाहिए किसी को कोई बीमार है, मान लो मेरी वाइफ को कोविड हो गया है और वो घर पे है, मैं किसी से मदद नहीं मांग रहा, तो बार काउंसिल कैसे वो मदद तो करेगी ठीक सर? है, वो तो ठीक है। हमसे मैं वही बता रहा हूँ सर, हमारे पास जिसने भी मदद मांगी है, बार काउंसिल के पास जो भी मदद के लिए आया है फाइनेंशियली, सर हमने उसकी मदद करी है। व्हाट्सएप आप और नितिन जी की बात से सहमत हैं? ऐसा है? देखिए नितिन जी जो बता रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने के नाते बार काउंसिल, क्या ये के बारे जमीनी में, हकीकत है? तो बार काउंसिल की अपनी नीति है, उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं पूर्णतः इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे लगभग 80 ऐसे मेंबर्स हैं, मेंबर्स मींस बार काउंसिल से एनरोल्ड वकील हैं जिनके परिवार के और वो लोग बीमार हुए जी। कोविड हैं। सर उनमें से किसी व्यक्ति की किसी प्रकार से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की गई, और नितिन जी इस बात को भी मानेंगे कि 10,000 रुपये 4 महीने में, लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया अदालतों को बंद हुए और वकीलों का काम छूटे हुए, 10,000 रुपये में जो ज़रूरतमंद, देखिए कौन व्यक्ति, हमारा सदस्य कौन पैसे मांगेगा, हमारा जो सहयोगी है कौन पैसे मांगेगा, जिसके रोटी खाने को पास पैसा नहीं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आज की डेट में रोटी खाने को पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के लिए रोटी पैसे खाने नहीं। के लिए तो 10,000 में तो 1 महीने का भी कोई गुजारा नहीं जी। चलता सर, दाल रोटी का भी गुजारा नहीं चलता। सामान्यतः एक जो वकील हो जाता है वो मैरिड होता है, उसकी पत्नी होती है और कम से कम 1 या 2 बच्चा भी होता है उसके पास, तो उसमें सर बिजली का बिल, स्कूल बहुत बच्चे का, बहुत सारी दिक्कत है। तो इसमें ये जो सहायता है मेरे हिसाब से ये पर्याप्त सहायता नहीं है। मैं इससे बिल्कुल पूर्ण- नितिन जी, मैं सर से बिल्कुल 100% नितिन इत्तेफाक जी, रखता हूं। मैं वहीं ये आ मैंने रहा हूं। आपको पहले भी कहा कि 5,000 या 10,000 रुपए से घर नहीं चल सकता, ये सच्चाई क्या है। इसके और अलावा- ये अगर आप 5 या 10,000 नहीं, अगर आप 20,000 रुपए भी दे देंगे नहीं तो भी नितिन घर जी, चलना बड़ा इसीलिए मैं मुश्किल आ रहा है। हूँ, उसका इसीलिए मैं एक सवाल आपसे कर रहा उसका- हूँ, क्या बीसीडी के जी सर। मेंबर्स ने मिल बैठ करके कोई रोड मैप तैयार किया है कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? बिकॉज ये अनसर्टेन पीरियड के लिए सर है। इसका क्या कोई सर, रोड मैप मैं है? इसका आपको, हाँ बिल्कुल रोड मैप है सर, हमारा रेगुलरली मीटिंग्स और डिस्कशंस होते रहते जी। हैं। इसमें सर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल हेल्प 5,000 या 10,000 रुपये से घर नहीं चल सकता। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी 100% ये मानता हूँ, ये सच्चाई है। घर चलेगा वकालत करने से, और वकालत होगी जब कोर्ट खुलेंगे। हमें तो सबसे पहले जो हम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम फिजिकल फाइलिंग, ताकि वकील के पास कोई मैटर आए वो तैयार नितिन जी, करके एक फाइल सवाल कर मेरे पास आ रहा है। नितिन जी, मैं आपको सर, रोकूंगा, एक मैं आपको सेकंड, रोकूंगा। मैं वही आपके नितिन पास जी, आ एक रहा हूं। मिनट में आपको मैं वही रोकूंगा। बता रहा हूं मैं कि हमें ना फेज वाइज कोर्ट को खुलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोर्ट खुलने के बाद वकील कम से कम अपने, है ना, जो प्रैक्टिस में जो कमाई होगी, जो उसको एप्रिसिएशन मिलेगा अपने घर को चलाने के लिए, नितिन जी, वो उसी एक से मिलेगा। सवाल आ रहा वो है पिछले 5,000 या कई दिन 10,000 से, रुपये बार काउंसिल से नहीं पिछले चलेगा। कई ये दिन एक से financial नितिन जी एक सवाल आ रहा है, बहुत मैं आपसे छोटी सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल जी बहुत सर। लार्ज स्केल पे आ रहा है। वो वकील जी भाई सर। जिनके बच्चे कहीं जी ना सर। कहीं लॉ कर रहे हैं, चाहे वो जी एमएटी सर। में कर रहे हैं, चाहे वो किसी और प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं, चाहे वो किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहाँ उन बच्चों सर। को फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और उनके साथ उनके फीस के ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, और उनको कईयों को नोटिस ये आ गए हैं कि अगर आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो हम आपका नाम यहाँ से काट देंगे कॉलेज से। क्या बीसीडी बीसीआई को लिख करके, बीसीआई के अंडर में सारे कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज जितने भी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्या बिल्कुल टाइम ठीक बीइंग बात। कोई ऐसा लेटर नहीं लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रपोजल कॉलेजेस को नहीं भेज सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल दे सकते अगले हैं, आने वाले बिल्कुल दे 6 सकते महीने हैं। तक ये फीस ना ली जाए बच्चों से, बाद में ली जाए या बिल्कुल वेव ऑफ की सर, जाए? ऐसा सर नहीं, इसके लिए बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, इंडिया से हम 100% रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक मीटिंग करके और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करा जाए। ये रेजोल्यूशन बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, इट्स एन इमरजेंसी पोजीशन। बिल्कुल आपका ये पॉइंट वैलिड है, और इसको आप सारे colleges को एक चिट्ठी लिखवाइए। और अब हमारे जो बार काउंसिल इंडिया में, दिल्ली बार काउंसिल से मेंबर हैं श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, उनसे आज ही
इस बारे में, इस विषय में डिस्कस करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग में ये कहीं रखा जाए। नंबर दो इस तरीके से हो, जो लोगों की कम से कम जो दे सकते हैं दे दे। एक डिमांड नितिन जी, दबाव ना डाला जाए, ना उस पर कोई एक डिमांड लोगों की ये भी है कि उन्हें कोई भी बात बीसीडी से पूछनी हो, अगर तो वो आपको जानते हैं पर्सनली तो आपको फोन करने की हिम्मत कर लेते हैं, या जिनको आपसे संबंध है आपसे कर लेंगे, 25 मेंबर्स में से किसी से भी है उनसे करते हैं। क्या बीसीडी एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर 342 नंबर नहीं दे सकती जहां हर वक्त कोई ना कोई बैठे जिम्मेदार आदमी, और वो कोई भी प्रॉब्लम अगर वकीलों की है, कोई भी उनकी समस्या है, कोई भी उनके मन में जिज्ञासा है जानने की, तो उसको बताया जा सके। इसमें तो कोई फाइनेंशियल नहीं लगना, इसमें तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, और ये आज तक नहीं हुआ है, दुर्भाग्यवश आज तक ये नहीं हुआ है। मैं इसका आपको छोटा सा जवाब देता हूँ। मेरा ये मानना है वकीलों का हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम सब एक दूसरे को लगभग सर 1 लाख मेंबर हैं, लगभग 1 लाख मेंबर है बीसीडी के, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। 1 लाख को 25 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सर मैं सर आपके पूरी बात पे आ रहा हूँ सर। और जिसको कोई ज़रूरत होती है आमतौर पे किसी ना किसी बात पे या तो बार काउंसिल को बात कर लेता है, नहीं तो सब कोई जो भी मेंबर्स है लगभग सब एसोसिएशन से कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है, सब एसोसिएशंस के मेंबर हैं। और एसोसिएशंस का हमारे दिल्ली में या पूरे विश्व हिंदुस्तान में बड़ा भारी रोल है सर। एसोसिएशंस ही वो लोग हैं जो कि जब मैंने, क्योंकि दोनों जगह सर मैंने रह के देखा है, मैंने सेक्रेटरी भी रहा हूँ दिल्ली बार एसोसिएशन में सर, मैं आपको बता रहा हूँ। और बार काउंसिल में सर तो एकदम से एसोसिएशंस के पास भी कोई आती है तो वो हमसे हमारे से पास आते हैं सर, हमारे पास, और हम उनको सब पे संज्ञान भी लेते हैं। दूसरी बात आपकी जो मैं बात बता रहा हूं, नॉर्मल प्रोसेस है, दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। आप समझ लीजिए, अगर कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कहीं फ्लाइट का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई फ्लाइट क्रैश हो जाती है, तो एकदम से गवर्नमेंट विद इन आवर्स एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर देती है ताकि लोगों में पैनिक ना हो, लोग अपनी बात को पूछ सकें, अपनी प्रॉब्लम को बता सकें। क्या 4 महीने में बीसीडी को ये हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं कर देना चाहिए था? क्या ये प्रपोजल नहीं रखा गया? हेल्पलाइन नंबर आप मेरी समझ से बाहर है कि आप किस चीज के लिए हेल्पलाइन नंबर कह रहे हैं। आप हेल्पलाइन नंबर किस मतलब फाइनेंशियल हेल्प के लिए, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है जो वकील को कोई भी दिक्कत जो लगता है कि बीसीडी सुलझाएगी, बीसीडी के पास इसका सॉल्यूशन है, बीसीडी के पास इसका सॉल्यूशन है। ये मान करके कोई एक आम वकील किसी को पूछना चाहता है क्या इस हेल्पलाइन नंबर जारी करने में कोई दिक्कत है? सर हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है दिल्ली बार काउंसिल में, और हमारे पास वहाँ पे टेलीफोन्स हैं। आप कोई भी आदमी कोई फोन करेगा। नहीं सर, नहीं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लोग प्रॉब्लम करते हैं, लोग फोन करते हैं। व्हाट्सएप आप बताएं इस बारे में। जी व्हाट्सएप। शर्मा जी, ऐसा है, 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो नितिन जी के माध्यम से हम वहाँ उठा सकते हैं। देखिए, एक तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि हमारे बार काउंसिल में लगभग इस समय 90,000 88,000 मेंबर्स हैं बार काउंसिल में रोज जो मेंबर। सर उनमें से लगभग 30,000 लोग दिल्ली से बाहर एनसीआर में रहते हैं आज के दिन। 30,000 लोग, मतलब 1/3 के आसपास लोग हमारे दिल्ली से बाहर रहते हैं। और जो रोज इसमें से 2-3 इलेक्टेड मेंबर बार काउंसिल के भी हैं, श्री रमेश गुप्ता सीनियर एडवोकेट, श्री राजपाल कसाना, ये लोग नोएडा में रहते हैं। आप बताइए, अगर बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स को भी उस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता, तो जो हमारे हजारों लोग सोनीपत से, रोहतक से, मेरठ तक, उधर गाजियाबाद और नोएडा तो भरा पड़ा है, तो उस स्कीम का हमारे जो कम से कम 30 से 35% वकील है, उनको तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सरकार पर यह दबाव बनाया जाए कि उन सब लोगों को जो भी बार काउंसिल में, देखिए सरकार अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई काम कर रहा है और हम उससे डरकर कोई आवाज़ ना उठाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है। नितिन जी मेरे साथ सेक्रेटरी रहे हैं, और हमने जब उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, ठोक कर जो भी वकीलों की बात थी उसको रखा। हमने वो पॉलिटिकल एंगल की कोई बात इसमें नहीं देखनी है कि बिल्कुल भी किसी प्रकार की। दूसरी बात, आप जो हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं सर, हेल्पलाइन का जो है वो हेल्पलाइन के लिए हेल्पलाइन चलती है 24 आवर्स 7 डेज। वो हेल्पलाइन जो है वो एक रिकॉर्ड करके अगर बार काउंसिल चाहे रेजुलेशन करके कर सकता है। और आजकल ऑटोमेटिक हेल्पलाइन भी चल रही है, ताकि मान लीजिए छुट्टी का दिन है या कोई दफ्तर हमारा बार काउंसिल का बंद है, बार काउंसिल के एम्प्लॉइज की भी तो छुट्टी होती है ना सर, तो वो रिकॉर्डिंग सिस्टम से हेल्पलाइन हो जाता है। और वो जो एक कंसर्न आदमी
जिसको इंचार्ज बनाया जाए वो चेयरमैन से या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से या वाइस चेयरमैन से कांटेक्ट करके इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन कर सकता है। हेल्पलाइन इज नितिन जी, मैं समझूंगा आप इस प्रपोजल को रखेंगे। वत्स साहब बहुत सर, सीजन लीडर हैं और वेल विशर हैं एडवोकेट्स अच्छा के, प्रपोजल है इसमें सर, आप अच्छा रखेंगे। और प्रपोजल है। दूसरा वो जो फीस का है, बिल्कुल। जो लॉयर्स के बच्चे हाँ वो भी लॉ मैंने कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी ज्वलंत प्रॉब्लम आ रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसको जरूर रेफर करूंगा जी, सर, बार जी। काउंसिल ऑफ इंडिया। शर्मा जी, वो जो इशू है वो नितिन जी ने बिल्कुल ठीक बताया है। हमारे जो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, वो बड़े कैपेबल आदमी है। उनसे नितिन जी भी कहेंगे और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये काम हो जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बीसीआई का चेयरमैन चिट्ठी लिख देगा उनको। वत्स साहब ये बताएं, आज आप अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में होते तो क्या ऐसा काम करते जो प्रेजेंट जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की जो बॉडी है वो शायद टेकअप नहीं कर पा रही है? देखिए शर्मा जी, देखिए बार काउंसिल में मैं तो 20 साल पहले मेंबर था। मैं आज की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन में, इस कोविड-19 में। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम सर, मैं इस करता है। कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। कमेंट नहीं करना चाहता है कि उनकी मैं तुलनात्मक नहीं है। आज जो मेंबर है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं अपने हिसाब से और भी कोई अच्छा काम एक ऐसा स्टेप जो आपके दिमाग में हो कि मैं वहां होता तो मैं ये लेता या मैं ये प्रपोजल रखता। सर, मैं अगर होता था मैं कम से कम 2 चीजें जरूर रखता। नंबर 1 तो जो ये मेडिक्लेम है ये हर बार काउंसिल में जो इनरोल्ड वकील है उसके लिए होती। और दूसरा सर, ये जो कोविड में है, कोविड में मैं एक स्पेशल कमेटी जरूर बनवाता। जो भी वकील और उसके परिवार कोविड से पीड़ित है उनकी एक स्पेशल, ये 5,000 10,000 की नहीं, उनके लिए स्पेशल जो है मेडिकल हेल्प की मैं नितिन जी, क्या इस सब के अलावा कोई ऐसी स्कीम नहीं बन सकती जिससे फंड रेज किया जाए और वो फंड जो है नीडी एडवोकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? क्या ऐसी कोई स्कीम, कोई रोड मैप ऐसा बन सकता है? आप लोग बैठ के इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। हमारा अभी इनकम टैक्स 80C से हमारा एग्जाम्पशन भी मिलने वाली है, तो उसमें जो वकील है वो फंड जो हमें देंगे वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड होगा। इस तरीके के हमारा चल रहा है सर। तो फंड्स की तो वो कोशिश है ही, उसमें हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कोर्ट की जो जो लगाते हैं कॉस्ट वगैरह वो बार काउंसिल में आए। इन्हीं बातों के साथ एक उम्मीद के साथ आम एडवोकेट आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है, बहुत परेशान है। हमारा मकसद केवल उनकी आवाज आप तक पहुंचाना है। हालांकि आप उनमें ही रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हैं, फिर भी इस बात को हम हाईलाइट इसलिए करना चाहते हैं कि वकील बहुत बुरी तरह से परेशान है। जितने आपके पास फंड हैं, जितने डाइवर्ट हो सकते हैं रिलीफ के लिए आप करवाइए और उस फंड को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीडी एडवोकेट्स के लिए हो जाए। बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती हैं। हाई कोर्ट बिल्डिंग फंड है, वो बाद में बिल्डिंग बन सकती है, 6 बार बन सकती है, साल बार बन सकती है। हम लोग, आप लोग जिंदा रहे तो उस बिल्डिंग का यूज होगा, अगर जिंदा ही ना रहे तो क्या होगा? भूखे मर जाएंगे, क्या होगा? तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक 30 सेकंड के लिए व्हाट्सएप एक कोई मैसेज अपने फॉलो मेंबर्स के लिए, अपने एडवोकेट्स भाई बहनों के लिए आप देना चाहें इस विषम परिस्थिति में? मेरी अपने बहन भाइयों से सबसे ये प्रार्थना है कि इस अति घोर संकट के समय में हम लोग सावधानी बरतें और जो संकट आया हुआ है उससे मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करूं जल्दी निमट जाएगा। और बार काउंसिल भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि और ज्यादा हेल्प वकीलों की करे ताकि वकील लोग इसमें सर्वाइव। नितिन जी, एक मैसेज आपकी तरफ से वकील भाई बहनों के लिए। मेरा वकील भाइयों के लिए एक सिर्फ मैसेज नहीं, आश्वासन है, विश्वास है, प्रॉमिस है कि बार काउंसिल वकीलों के साथ खड़ी है। और मैं इस आपके चैनल से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक भी वकील भाई जो कि मुसीबत में है, फाइनेंशियली जिसको कोई दिक्कत है और बार काउंसिल उसकी मदद कर सकती है तो वो 100% उसकी मदद करेगी। एक भी वकील भाई जो कोविड से परेशान है, हॉस्पिटलाइज है और उसके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, पैसे नहीं है, तो बार काउंसिल उसको पैसे देगी। एक भी वकील परिवार जहाँ पे कोविड की वजह से किसी वजह से कोई मिसहैपनिंग हो गई, डेथ हो गई है, फाइनेंशियली दिक्कत है, बार काउंसिल उसको पैसे देगी। ये 100% होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो सर ने भी बताया और मैं आपको आज महफिल में दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा जो परिवार है वो 1 लाख वकीलों का है और इंश्योरेंस आज जब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के जो एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उनके लिए उन्होंने निकाली है, लेकिन हमारा परिवार 1 लाख का है तो 1 लाख लोगों को ही इंश्योरेंस मिलेगा
उनको मेडिकल फैसिलिटीज you, मिलेंगी। thank ये मेरा सब वकील भाइयों को वादा है। इसके लिए हम संघर्ष और रिक्वेस्ट करते रहेंगे सरकार से, और संघर्ष हमारा जारी मुझे रहेगा। खुशी है, इसके लिए हम मुझे खुशी कभी है भी कि ना आपके झुकेंगे, इस ना माध्यम झुकेंगे। से, इस चैनल के माध्यम से जो 1 लाख वकील इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये जान लेंगे कि बीसीडी कितनी सिंसियर है, बीसीडी के मेंबर्स कितने डेडिकेटेड हैं। और इस उम्मीद के साथ कि नंबर 1 एक हेल्पलाइन बहुत जल्दी चालू होगी। नंबर 2, जो लीगल फेटर्निटी के लोगों के बच्चे लॉ कर रहे हैं, उन लॉ कॉलेजेस में बहुत जल्दी इमरजेंसी लेवल पे लेकर के एक लेटर इशू होगा, ताकि उनको फीस के लिए तंग न किया जाए। ये 2 मुद्दे आज अहम रहे। तीसरा, वत्स साहब ने बताया कि हमें सबको मिलके इस महामारी से जूझना पड़ेगा, इस संकट के लिए, इससे उबरने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, जिससे उस रोड मैप के तहत आने वाले दिनों में कोर्ट को खोला भी जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।